मूवी की शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग हर साल 23,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के मुताबिक तो 90% लोग एक महीने के अंदर ही ढूंढ लिए जाते हैं और बाकी जो 10% लोग बचते हैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। और अब मूवी शुरू होती है 1999 में। फिर हम ब्रून वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जर्नी के लिए एक पुरानी कार को खरीदता है। इसके बाद हम लोग दो लड़कियों को देखते हैं जो बेन की फ्रेंड होती है। वो लोग घूमने के लिए कहीं पर निकल रहे होते हैं। फिर ये तीनों अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और अंधेरा होने से पहले हॉल्स ग्रीक पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग अपनी रात भी वहीं पर गुजारते हैं। सुबह होते ही ये लोग हॉल्स ग्रीक को गुड बाय कहकर अपनी जर्नी के लिए वहां से निकल जाते हैं। काफी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जिसका नाम एमो ग्रीक था, जहां पर क्रिस्टी फ्रेश होने के लिए अंदर चली जाती है। वहीं बेन अपनी गाड़ी के पास कैमरे में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। फिर क्रिस्टी और लीज खाने के लिए अंदर चली जाती है तो वहां पर बैठे हुए कुछ लोग लीज और क्रिस्टी को घूरने लगते हैं। फिर बेन जब अंदर आता है तो वहां पर बैठे हुए लोग उसे अपने पास बुलाते हैं। फिर बेन से उन दोनों लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। इस बात से बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए वो उनके साथ वहां से चुपचाप बाहर आ जाता है। इसके बाद ये तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर जर्नी के लिए निकल जाते हैं और काफी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं उल्फ ग्रीक नेशनल पार्क, जहां पर उल्का पिंड गिरने से एक गड्ढे जैसा बना हुआ था। ये लोग उस जगह पर कुछ समय के लिए रुकते हैं। ये लोग जब वहां से निकलने वाले होते हैं तब ये लोग नोटिस करते हैं कि उनके वॉचेस बंद हो चुके हैं, लेकिन इस बात पर ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। जब बेन वहां से निकलने के लिए गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। इसके बाद बेन गाड़ी के बोनेट को खोलकर चेक करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। फिर कुछ टाइम के बाद वहां पर रात हो जाती है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग रात को अपनी गाड़ी पर ही रहेंगे और फिर ये लोग गाड़ी के अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी इन लोगों को कुछ दूरी पर अचानक एक लाइट जलती हुई नजर आती है जो कि इन लोगों की तरफ ही बढ़ रही थी, जिसे देखने के बाद ये लोग थोड़ा डर जाते हैं और नजदीक आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि ये लाइट एक ट्रक की होती है जिसमें से मिक नाम का एक आदमी निकलता है। फिर वो उनकी मदद करने के लिए उनकी कार को चेक करने लगता है। मिक उनकी कार को चेक करने के बाद उन लोगों को बताता है कि मैं इस कार को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने टूल्स को अपने कैंप में ही भूल गया हूँ और अगर उन लोगों को अपनी कार को ठीक करवाना है तो उन लोगों को मिक के साथ उसके कैंप पर जाना होगा और इस बात के लिए वो उनसे पैसे भी नहीं लेगा। इसके लिए ये तीनों आपस में बात करने लगते हैं। काफी देर सोचने के बाद ये तीनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर मिक अपनी ट्रक से उनकी कार को टोचन करके वहां से चलने लगता है। चारों तरफ बहुत अंधेरा होता है और इन लोगों को निकले हुए अभी 4-5 घंटे हो चुके थे, लेकिन अब तक ये लोग मिक के कैंप पर नहीं पहुंच पाए थे, जिससे ये तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन फाइनली कई घंटे के सफर के बाद ये लोग मिक के कैंप पर पहुंच जाते हैं जो कि एक पुरानी माइनिंग साइट पर था। फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर पहुंचने के बाद आपस में बातें करने लगते हैं। फिर मिक इन लोगों को पीने के लिए ड्रिंक्स देता है और अपने पास्ट के बारे में इन लोगों को बताने लगता है, जहाँ वो बताता है कि वो एक हेड शूटर था और वो बहुत सारे जंगली जानवरों को मारा करता था। मिक अपने बातों को काफी फनी वे में बताने लगता है, लेकिन जब बेन उसे मजाक करता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बेन को अजीब तरीके से घूरने लगता है। फिर बेन उससे सवाल करता है कि अब तुम क्या करते हो। इस पर वो बताता है कि मैं यहाँ आसपास घूमने वाले जानवरों का शिकार करता हूँ, जैसे कि टूरिस्ट। उसकी बातों को सुनकर बेन हंसने लगता है। उसकी बातों को सुनकर बेन को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद मिक वहां से उठकर चला जाता है और फिर उनकी कार को वो ठीक करने लगता है, लेकिन दरअसल वो उनकी कार को ठीक करने का बहाना कर रहा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेन और उसके साथी वहां पर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि मिक ने जो ड्रिंक पीने के लिए दिया था उसमें कुछ मिला हुआ था। फिर जब सुबह होती है तो हम लोग लीज को देखते हैं। वो अपने आप को एक कमरे में बंधा हुआ पाती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जब वो बाहर देखती है तो उसे बाहर कोई भी नजर नहीं आता। बाहर उनका सामान भी बिखरा पड़ा होता है। फिर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो थक हार कर वहीं बैठकर रोने लगती है। देखते देखते पूरा दिन गुजर जाता है और अब रात होने वाली थी। तभी अचानक उसे एक कांच का टुकड़ा दिखाई देता है जिसकी मदद से वो अपने हाथ के बंधे हुए रस्सी को खोल लेती है और जब वो खिड़की से बाहर आती है तो पाती है कि मिक ने उन लोगों की कार के पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है। वहीं पर उसे कपड़े में लगा हुआ खून भी नजर आता है। इसके बाद लीज अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी लीज को क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाती है और जब नजदीक जाकर देखती है तो पाती है कि मिक क्रिस्टी को टॉर्चर कर रहा होता है। फिर वो क्रिस्टी को बचाने के लिए कुछ प्लान बनाती है और वो बाहर रखी गाड़ी में पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा देती है। फिर वहां पर रखे हुए एक छोटे से सिलेंडर को उस आग में फेंक देती है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के लिए मिक वहां से बाहर आ जाता है और यहाँ पर लगी हुई आग को बुझाने लगता है। दूसरी तरफ क्रिस्टी को बचाने के लिए लीज सेट के अंदर चली जाती है और यहाँ पर उसे और भी लड़कियों की लाशें नजर आती है। इन लोगों को भी मिक ने टॉर्चर कर करके मार डाला था। फिर क्रिस्टी लीज से बैन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसी टाइम में मिक भी अंदर आ जाता है, लेकिन उसके आने के आहट को सुनकर लीज वहीं पर छुप जाती है और वो फिर से क्रिस्टी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी लीज वहां पर रखे हुए गन को उठाती है और उस पर पॉइंट कर लेती है, इसलिए मिक क्रिस्टी को छोड़ देता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक लीज उस पर फायर कर देती है और गोली उसके गले को टच करते हुए निकल जाती है, जिसकी वजह से मिक वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर लीज क्रिस्टी को लेकर सेट से बाहर निकलती है और उसे कार में बिठा देती है और जब वो कार को स्टार्ट करने के लिए जाती है तो पाती है कि उस कार में चाबी नहीं लगी
लगी हुई थी। कार की चाबी लेने के लिए वो फिर से शेड में चली जाती है, जहाँ पर वो बेहोश पड़े हुए मिक के पॉकेट से कार की चाबी निकालती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। और जैसे ही लीज गाड़ी को स्टार्ट करती है, मिक उस शेड से बाहर आकर उन पर गन पॉइंट कर लेता है। इसके बाद वो इन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इन लोगों पर उसका निशाना नहीं लग पाता। फिर लीज कार को स्टार्ट करके उसे कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन मिक बचते हुए अंदर चला जाता है। फिर लीज अपनी कार को पीछे करती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मिक इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल नहीं था। फिर वो अपनी कार लेकर उन दोनों का पीछा करने लगता है और अब लीज अपनी जान बचाने के लिए कार को बहुत तेज चलाने लगती है, लेकिन लीज को आगे एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है, इसलिए वो कार पर ब्रेक लगा देती है, जिससे उनकी कार बिल्कुल किनारे पर आकर रुकती है। इसके बाद लीज एक प्लान बनाती है और वो कार की चाबी को निकाल लेती है और ये दोनों कार को खाई में ढकेल देते हैं। इसके बाद ये दोनों वहीं पर नीचे छुप जाती है। इतने ही देर में वहाँ पर मिक भी पहुंच जाता है और वो खाई में गिरे हुए कार को देखने लगता है और वो चेक करने के लिए नीचे जाने लगता है। उसे नीचे जाता देख लीज और क्रिस्टी ऊपर आ जाती है, जहाँ ये दोनों मिक की कार को लेकर भागने का सोचती है, लेकिन उस कार में चाबी ही नहीं होती। लेकिन भाग्य से लीज उसके कैंप से एक चाबी का गुच्छा लेकर आई हुई होती है। इसके बाद वो सोचती है कि इसके पास तो बहुत सारी गाड़ियां होंगी, इसलिए उसमें से एक गाड़ी को लेने के लिए वो उसकी माइनिंग साइट पर पहुंचती है और वहां पर पहुंचकर लीज क्रिस्टी को बाहर ही वेट करने के लिए बोलती है और ये कहते हुए जाती है कि अगर मैं 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम यहाँ से भाग जाना। इसके बाद वो कार लेने के लिए एक शेड में पहुंचती है, जहाँ पर उसे बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई देती है और यहाँ पर उसे बहुत सारे गाड़ियां नजर आती है। इसके बाद वहाँ पर उसे एक रिवॉल्वर भी मिल जाता है और यहाँ पर उसे बहुत सारे फोटोज, पासपोर्ट और जरूरी सामान भी मिलते हैं और ये सब सामान उन टूरिस्ट की होती है जिनको मिक ने पहले ही मार दिया था। और यहाँ पर लीज को बेन का कैमरा मिलता है, जहाँ पर वो देखती है तो पाती है कि मिक तो पहले लोगों का मदद करता है, फिर उन्हें अपनी जाल में फंसाता है और उन्हें टॉर्चर कर करके मार डालता है। कुछ वीडियो देखने के बाद उसे मिक की ट्रक नजर आती है, जिससे लीज समझ जाती है कि मिक पहले से ही इन लोगों का पीछा कर रहा है। इसके बाद लीज एक कार के अंदर बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करने के लिए चाबियां ट्राई करने लगती है और बहुत सारे चाबियों को ट्राई करने के बाद एक चाबी से वह कार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी अचानक हम लोग देखते हैं कि उस कार में मिक भी होता है, जहाँ पर वो लीज के पेट में चाकू मार देता है, जिसकी वजह से लीज कार के बाहर निकल जाती है और गिर जाती है। इसके बाद मिक भी कार से बाहर निकलता है और वो लगातार लीज पर चाकू से वार करने लगता है, जिसकी वजह से लीज वहीं पर मर जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टी देखती है कि लीज को गए हुए 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, इसलिए क्रिस्टी वहां से भागने लगती है। उसके भागते भागते सुबह हो जाती है और वह एक सड़क तक पहुंच जाती है, लेकिन उस रोड पर उसे एक भी गाड़ी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से वो उस रोड पर काफी देर तक भागती रहती है। लेकिन भागते भागते वो बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो उसी रोड पर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उसे पीछे से एक कार आती हुई नजर आती है और वो हेल्प के लिए उस कार को रोकने लगती है। उस कार में एक बूढ़ा आदमी होता है और वो आदमी क्रिस्टी को अपनी कार में बिठा लेता है और जब वो क्रिस्टी के लिए पानी और एक ब्लैंकेट लेने के लिए कार की डिक्की की तरफ जाता है, तभी मिक दूर से इस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी वहीं पर मर जाता है। क्रिस्टी उस मरे हुए आदमी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वहां से जल्दी से भागने के लिए वो उस कार में बैठ जाती है और जब वो कार को स्टार्ट करने लगती है तो पाती है कि कार की चाबी वहां पर नहीं थी, क्योंकि कार की चाबी उसके डिक्की में होती है। फिर जल्दी से क्रिस्टी बाहर निकलती है और उस चाबी को लेने के लिए जाती है। चाबी लेकर वो जल्दी से कार में आती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन मिक भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद वो क्रिस्टी के कार के बराबर में आ जाता है। फिर अचानक से क्रिस्टी मिक के कार को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से अनबैलेंस होकर मिक की कार रोड से नीचे उतर जाती है और ये देखकर क्रिस्टी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन तभी मिक अपनी स्नाइपर गन से कार की पिछली वाली टायर पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से क्रिस्टी के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद मिक क्रिस्टी के कार के पास पहुंचता है और जब क्रिस्टी उस कार से बाहर निकलती है तब मिक उसे अपने गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से क्रिस्टी वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक क्रिस्टी की बॉडी को अपने गाड़ी में लोड करता है, जिसमें पहले से ही एक डेड बॉडी रखी हुई थी। इसके बाद वो उस ट्रक को आग लगा देता है। फिल्म के अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि बेन अभी भी जिंदा होता है, जिसको मिक ने एक वायर से बांध रखा था और यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी और भी डेड बॉडीज नजर आती है। फिर यहाँ पर हमें एक शिकारी कुत्ता भी दिखाई देता है। फिर बेन बहुत ज्यादा कोशिश करता है और खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से बेन एक सड़क के किनारे बेहोश हो जाता है। इसके अगले दिन सुबह होने पर हम लोग देखते हैं कि 2 टूरिस्ट यहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी नजर बेन पर पड़ती है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। फिर बेन को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। फिर बेन को एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। मूवी के लास्ट में हम लोग देखते हैं कि पुलिस के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद लीज और क्रिस्टी को नहीं खोजा जा सकता था, जिसकी वजह से इस केस का ठीक से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाया, क्योंकि बेन ही इस केस का मात्र इकलौता गवाह था, जिसके पास ना तो कोई सबूत होता है और ना ही मिक का कोई एग्जैक्ट लोकेशन। बेन को 4 महीने पुलिस कस्टडी में रखने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। फिर वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिक अभी भी जिंदा है और वो एक खूंखार भेड़िए की तरह आजाद घूम रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नए दिन नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।